सोचिए, भारत का सबसे जरूरी पर्यावरण कानून, उसकी जड़ें एक भयानक त्रासदी में हैं। जी हां, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं, जिसने हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण की पूरी दिशा ही मोड़ दी। हमारी कहानी शुरू होती है यहां से, दिसंबर 1984, भोपाल। एक ऐसी रात जिसने हजारों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय है। उस रात यूनियन कार्बाइड प्लांट से एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई और उसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लाखों लोग हमेशा के लिए बीमार हो गए। ये कोई मामूली औद्योगिक दुर्घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। इस भयानक हादसे के बाद पूरे देश की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या हमारे कानून इतने कमजोर हैं कि हमें ऐसे खतरों से बचा भी नहीं सकते? और यहीं से एक बहुत बड़े बदलाव की मांग शुरू हुई। भोपाल की घटना ने तो जैसे भारत को नींद से जगा दिया था, लेकिन इसकी जड़ें असल में एक दशक पहले से ही जमनी शुरू हो गई थीं, जब पूरी दुनिया धीरे धीरे औद्योगिकरण के खतरों को पहचानने लगी थी। अब ये टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे एक एक करके कड़ियां जुड़ी और एक बड़े बदलाव की नींव रखी गई। देखिए, 70 के दशक में पॉल्यूशन बढ़ रहा था, ये पहली घंटी थी। फिर 1972 में हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन, जहां भारत ने भी दुनिया के साथ अपनी आवाज मिलाई। इसके बाद पानी और हवा के लिए अलग अलग कानून तो बने, लेकिन 1984 की भोपाल त्रासदी ने एक झटके में यह साफ कर दिया कि ये छोटे मोटे अलग थलग कानून नाकाफी हैं। और बस इसी के जवाब में 1986 में वो बड़ा कानून सामने आया। सरकार को ये एहसास हो गया था कि अब अलग अलग कानूनों से काम नहीं चलेगा। जरूरत थी एक अम्ब्रेला कानून की, एक ऐसी छतरी की जो पर्यावरण के हर छोटे बड़े पहलू को अपने नीचे सुरक्षित रख सके। इस कानून का मकसद सिर्फ पर्यावरण को बचाना नहीं था, बल्कि उसे पहले से बेहतर बनाना भी था। और ये सोच आई थी सीधे 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से, जहां भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया था कि वो पर्यावरण को लेकर कितना गंभीर है। इस कानून ने पर्यावरण को एक बहुत ही बड़े नजरिए से देखा। मतलब ये सिर्फ हवा, पानी या जमीन नहीं है, बल्कि एक पूरा जाल है जिसमें हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी कड़ी टूटी तो पूरा का पूरा जाल बिखर जाएगा। तो प्रदूषक का मतलब सिर्फ फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं ही नहीं है। हमारे हाथ में जो प्लास्टिक की थैली है, उससे लेकर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों का धुआं तक, हर वो चीज जो हमारे माहौल को जरा सा भी नुकसान पहुंचा सकती है, वो इसमें शामिल है। और ये परिभाषा ये सीधे भोपाल से सबक लेकर बनाई गई थी। इसका सीधा मकसद था उन सभी चीजों पर नजर रखना जो अगर थोड़ी सी भी लापरवाही से संभाली जाएं तो एक बहुत बड़े खतरे में बदल सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे भोपाल में हुआ था। देखिए, कानून बना देना एक बात है, लेकिन उसे जमीन पर लागू कौन करेगा? इसी सोच के साथ एक बहुत ही खास अदालत का जन्म हुआ, जिसे हम आज ग्रीन कोर्ट या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के नाम से जानते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत दुनिया का सिर्फ तीसरा ऐसा देश है जिसके पास पर्यावरण के मामलों के लिए एक खास अदालत है। सोचिए, 2010 में एनजीटी की स्थापना करके भारत ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि वो पर्यावरण न्याय को लेकर कितना ज्यादा प्रतिबद्ध है। तो फिर सवाल उठता है कि ये एनजीटी, ये हमारी आम अदालतों से अलग कैसे है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि ये सख्त कानूनी दांवपेच में नहीं उलझती। ये चलती है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर। मतलब इसका फोकस सही और गलत पर ज्यादा होता है, ना कि सिर्फ किताब के नियमों पर। और सबसे बड़ी बात, इसमें सिर्फ जज नहीं होते, उनके साथ होते हैं पर्यावरण के एक्सपर्ट्स, जो मामलों को वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं, जो समझते हैं कि असल में जमीन पर क्या हो रहा है। एनजीटी को सिर्फ एक ही मकसद से बनाया गया, तेजी और विशेषज्ञता। इसका लक्ष्य यह है कि पर्यावरण से जुड़े मामले सालों तक फाइलों में ही दबे न रह जाएं, बल्कि 6 महीने के अंदर सुलझा लिए जाएं, ताकि पर्यावरण को जो भी नुकसान हुआ है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। तो इस ग्रीन कोर्ट ने अब तक असल में क्या किया है, और क्या इसके रास्ते में मुश्किलें भी हैं? चलिए अब इसकी असली ताकत और चुनौतियों को समझते हैं। एनजीटी की सीधी पहुंच इन 7 बड़े पर्यावरण कानूनों तक है। इसका मतलब यह है कि अगर जंगल की कटाई हो या पानी या हवा का प्रदूषण, कोई भी बड़ा मामला हो, तो किसी और अदालत में जाने की जरूरत नहीं, सीधे एनजीटी का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। एनजीटी का सबसे बड़ा हथियार है प्रदूषक भुगतान करेगा का सिद्धांत। मतलब जिसने गंदगी फैलाई, भरपाई भी वही करेगा।
इसी सिद्धांत पर चलते हुए एनजीटी ने कई बड़े ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जैसे दिल्ली में पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लगाना या फिर नदियों को गंदा कर रही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर ताला लगाना। इन फैसलों ने वाकई पूरे देश में एक मजबूत संदेश भेजा। लेकिन हाँ, एनजीटी का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। इसे अक्सर अपने अधिकार क्षेत्र के लिए दूसरी अदालतों से लड़ना पड़ता है। कई बार इसके फैसलों को लागू करवाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और हाँ, इस पर सरकार के दबाव में काम करने के आरोप भी लगते रहे हैं। भोपाल की उस भयानक रात की राख से जो एक उम्मीद की किरण निकली थी, वो आज भी जल रही है। भारत ने एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाया जो आज भी हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए लगातार विकसित हो रहा है और संघर्ष कर रहा है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है कि तरक्की और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। असली विकास वही है जिसमें दोनों साथ साथ चलें। एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा रहेगा। और अब जैसे जैसे भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, ये सवाल और भी ज्यादा अहम हो जाता है। क्या हम विकास की रफ्तार और प्रकृति की सुरक्षा के बीच वो नाजुक संतुलन बना पाएंगे? इसका जवाब किसी एक कानून या अदालत के पास नहीं है। इसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।